बारिश में चिड़िया का घर उड़ गया था। बात उन दिनों की है जब तेज तूफानी बारिश आ रही थी और चिड़िया की तबीयत खराब थी, जिस वजह से वो अपना घर मजबूत न कर सकी। तभी गोरी कहती है, देखो चिड़िया, इस बार तुम बीमार क्या पड़ी कि तुम्हारा तो घर ही उड़ गया। तब कबूतर कहता है, गोरी चुप करो, एक तो वो भरी बरसात में मुसीबत में अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठी है, ऊपर से तुम उसे परेशान कर रही हो। अपने घर बुलाने के बजाय तुम उसे ताने मार रही हो। वो इस बार अपना घर मजबूत न कर सकी क्योंकि वो बीमार थी, वरना हर बार वो हम सबसे मजबूत घर बनाती है और दाना इकट्ठा करती है। तभी ऐसा बोलकर कबूतर टुन्नी चिड़िया से कहता है, टुन्नी चिड़िया, तुम आज रात मेरे घर आ जाओ। कल सुबह होते ही जब बरसात रुकेगी तो तुम अपने रहने का बंदोबस्त कर लेना। चिड़िया बेचारी अपनी छोटी बच्ची को लेकर कबूतर के घर चली जाती है। अगले दिन मौसम साफ था, हल्के बादल छाए हुए थे। बड़ा परेशान थी क्योंकि उसके पास ना तो रहने को घर था और ना ही दाना पानी। और वो अब ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी, तो आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास तो ना अनाज के दाने हैं ना कुछ पैसा जिसे देकर वो अपना और अपने बच्चे का कुछ कर सके। बरसात के दिनों में कोई काम भी तो न था। तब वह जंगल में खाना लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक जादुई पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बहुत सोच विचार कर बोली कि हे भगवान, काश आज मेरे पति जिंदा होते तो हमें इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता। अब मैं क्या करूं? रात तो हमने कबूतर के घर में गुजार ली, लेकिन मौसम तो अभी भी खराब है। मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर आखिर जाऊंगी कहाँ? कैसे उसका पालन पोषण करूंगी? मेरे पास तो खाने तक को अनाज नहीं। आखिर हम कोई भी सामान कैसे लेंगे? चिड़िया बड़ी परेशान थी। ये सब बातें वो जादुई पेड़ सुन रहा था। जादुई पेड़ बोला, चिड़िया चिड़िया। टुन्नी चिड़िया सारी तरफ देखती लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। तब जादुई पेड़ से कहता है, जिसकी छाया में तुम बैठी हो ना चिड़िया, मैं वही पेड़ हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ जो बोलता हूँ। मुसीबत में पड़े पक्षी और जानवरों की मदद करने के लिए कुदरत ने मुझे इस जंगल में रखा है। तब चिड़िया उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। तब पेड़ कहता है, देखो, घर भी तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी हो जाएगा। पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम हमेशा ईमानदार रहोगी और भूखे प्यासे पक्षियों को हमेशा भरपेट खाना खिलाओगे। तब चिड़िया कहती है, मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मैं कैसे किसी को खिलाऊं? तब पेड़ कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी कढ़ाई दूंगा जिसमें तुम जो भी खाना बनाना शुरू करोगे वो कभी खत्म न होगा। उससे तुम अपना काम शुरू कर लेना। तब चिड़िया कहती है, मेरे पास तो रहने के लिए घर न खेला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब पेड़ उसे सुझाव देता है कि तुम लकड़ी पर ही अपना चूल्हा रख के कढ़ाई को रखना और इसमें तुम पक्षियों के लिए कोई पकोड़े या समोसे बना लेना, जिससे सभी पक्षी इस मौसम में वो खाने आएंगे और उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे या अनाज दे जाएंगे, जिससे कि तुम्हारा गुजर बसर हो सके। उसी पैसों को देकर तुम अपना घर बना लेना और अपने बच्चों को पाल लेना। चिड़िया ये सुनकर बड़ी खुश हुई। चिड़िया ने सोचा कि हाँ, वैसे भी हमारे जंगल के सभी पक्षी दूर जंगल में एक चाय पकोड़े की दुकान पर जाते हैं। क्यों ना मैं चाय और समोसे का काम कर लूं, जिसमें मैं और मेरी बेटी दोनों एक दूसरे की मदद से हम काम कर लिया करेंगे और सभी पक्षियों को खाने पीने की भी परेशानी नहीं होगी और हमारा भी गुजर बसर हो सकेगा। इस तरह सोचकर वह जादुई पेड़ से वो कढ़ाई ले आती है। अगले दिन वो काम शुरू कर देती है। सभी पक्षी हैरान थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन उन्होंने केले के पत्तों से टेंट बनाया जिसमें उन्होंने अपना चूल्हा और वो कढ़ाई रखी और सभी के लिए वो स्वादिष्ट समोसे बनाने लगी। समोसों का सामान भी उस जादुई पेड़ ने दिया था। उसके बाद तो चिड़िया का मानो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी, क्योंकि सभी पक्षी उसके चाय समोसे खाने आने लगे और उसके बदले उसे कुछ अनाज और पैसे देते, जिससे उसने एक दिन अपना अच्छा घर बना लिया। चिड़िया बड़ी मेहनती थी,
सभी भूखे प्यासे और गरीब पक्षियों की वो फ्री में समोसे और चाय खिलाती, जिससे वो सबकी मदद करती। इसीलिए वो पूरे जंगल में और तो और दूर दूर के जंगल में फेमस हो गई, जिस कारण दूर तक के पक्षी उसके समोसों की चर्चाएं सुनकर उसके पास आने लगे। चिड़िया भी अपनी मेहनत से पीछे न हटती। तभी सभी जंगल के जानवर ये बातें करने लगे कि आखिर चिड़िया है बड़ी मेहनती। इस बार तो उसने ऐसा काम कर दिया जिससे कि हमें भी और उसके रहने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें भी अगर मन है खाना न बनाने का तो उसके चाय समोसे बहुत अच्छे हैं और हेल्दी भी हैं। वो कभी भी हमें गंदी चीज़ यूज़ कर कर समोसे नहीं बनाती, हमेशा तरोताज़ा चीज़ों से समोसे बनाती है। सभी पक्षी उसकी मेहनत के लिए सराहना करने लगे। इस तरीके से चिड़िया ने एक दिन एक बड़ा होटल खोल लिया, जिसमें उसने बहुत सारे गरीब पक्षियों को काम दिया और उसके बदले वो खाना तो देती ही थी, साथ ही साथ उनका खास ख्याल भी रखती थी, क्योंकि वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वहीं चिड़िया की बेटी ने बड़े होकर उस होटल को संभाल लिया। इस तरीके से उसका काम दिन दूना रात चौगुना चलने लगा। सभी पक्षी उसकी मेहनत की सराहना तो करते, किंतु गोरी कौवा हमेशा चिढ़कर रह जाते कि आखिर इसको ये कहाँ से मिला काम। हम भी तो इस जंगल में रहते हैं, हमारा तो काम कभी अच्छे से न चला। चिड़िया आखिर इतनी ईमानदारी से कैसे काम कर लेती है कि उसने घर भी बना लिया और होटल भी बना लिया और उसका काम तो बड़ा अच्छा चलने लगा। तब कबूतर कहता है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, कड़ी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुमने भरी बरसात में उसका मजाक बनाया था ना, आज देखो वो तुम्हारे जैसे पक्षियों को खरीदने की हिम्मत रखती है। इसलिए कहते हैं कि कड़ी मेहनत हमारे भविष्य में हमारी बहुत मदद करती है। इसीलिए हमें मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुसीबत के समय मेहनत करोगे तो भविष्य में बैठ कर खाओगे। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत तेज तूफानी बारिश आई हुई थी, चारों ओर बारिश में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। उसी जंगल में रहती थी मिट्ठू चिड़िया। मिट्ठू चिड़िया ने अभी ही 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों का बाहर आने का इंतजार ही कर रही थी कि वो क्या देखती है, जंगल में बहुत तेज बारिश है और बारिश का पानी उसके घोंसले के अंदर आ गया। वो देखती है कि उसके अंडे तो डूबने ही वाले हैं। वो जल्दी से अपने अंडों को वहां से उठाकर बाहर पेड़ पर बैठ जाती है, क्योंकि पानी में उसके जो अंडे हैं वो खराब हो जाते। तब वो अपने अंडों को देखती है और मौसम की को देखते हुए कहती है कि इतनी तेज तूफानी बारिश में तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे, इनसे बच्चे बाहर बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे। तूफान के कारण अगर मेरा एक भी अंडा नीचे गिर गया तो वो खराब हो जाएगा और इस तरीके से मैं अपने अंडों को सुरक्षित नहीं रख सकती। मुझे अब किसी और पक्षी की मदद लेनी ही होगी। इस घनी बरसात में मैं और मेरे अंडे दोनों हम बाहर नहीं रह सकते। वो अपने अंडों को उठाती है और पक्षियों के घर की ओर उड़ने लगती है। वो बहुत तेजी से उड़ रही थी क्योंकि तूफानी बारिश बहुत तेज थी। अब वो सोचती है कि क्या करे। तब उसके दिमाग में आता है कि गौरी का घर तो पास में ही है, क्यों ना मैं गौरी से मदद मांगूं। वो ये बोल अपने अंडों से बोल ही रही थी कि उसने अपने अंडों को उठाया और गौरी के घर के सामने आ गई। तब वो गौरी से कहती है, गौरी ये तेज तूफानी बारिश है, इसमें मेरे अंडे खराब हो जाएंगे, क्यों ना तुम हमारे घर बनने तक आसरा दे दो। किंतु गौरी बड़ी चालाक थी। गौरी कहने लगी, ना भाई ना, एक तो ये मौसम बहुत खराब है, घोंसला हमारा कमजोर है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि घर में तो खाने को इतना अनाज भी नहीं है
और मैं आपको नहीं रख सकती। देखो मिट्ठू, आप कहीं और जाकर अपने अंडों को ले जाकर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मिट्ठू अपने अंडों के साथ दुखी होने लगी, सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसने अपने अंडों को उठाया और कबूतरी यानी कि लूसी कबूतरी के घर के सामने आ गई। वो उससे मदद मांगने की गुहार करने लगी कि लूसी मेरी मदद करो, इस भरी बरसात में मेरा घर में पानी भर गया, मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, तुम मेरी मदद करो, तुम बहुत अच्छी पक्षी हो। तब लूसी कबूतरी कहती है, देखो भाई मिट्ठू चिड़िया, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे अंडों को घर में रख तो लेती, किंतु मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे पति हैं, हम चारों के साथ मैं तुम्हें नहीं रख सकती। बेचारी मिट्ठू चिड़िया बड़ी दुखी हुई। अब उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था सबने। तब उसे याद आया कि इसी जंगल में चील का घर है। वो चील के घर के सामने आती है और कहती है, चील बहन मेरी मदद करो, भरी बरसात में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँ, सबने मना कर दिया, अब तुम ही मेरी मदद करो। चील बड़े दयालु दिल की थी, उसने उसकी मदद की और कहने लगी, इतनी तेज बरसात में तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे मिट्ठू, तुम अपने अंडों को लेकर मेरे घर में ही आ जाओ, क्योंकि अगर ऐसी बरसात में तुम घर में बाहर रुके ना तो तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। मैंने भी 2 अंडे दिए हैं, तुम अपने अंडों को लेकर मेरे घर में आ जाओ। मिट्ठू चील के घर में आ जाती है। उसने उसको खाने को गरम गरम भोजन दिया और पीने के लिए सूप दिया, उसके अंडों को रखने के लिए सुरक्षित जगह दी। इस तरीके से मिट्ठू को थोड़ा सुकून मिला कि चलो अब तो कम से कम इस बरसात से मेरे अंडों को छुटकारा मिला। तब चील कहती है कि क्या तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की? तब मिट्ठू कहती है, नहीं नहीं चील बहना, मेरी इस भरी बरसात में, इस मुसीबत के समय में किसी ने मदद नहीं की, किंतु मैं आपके यहाँ बड़े डरते हुए आई, क्योंकि सभी पक्षी आपके बारे में जो कहते हैं ना उससे डर भी बहुत लगता है, किंतु मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारे पास आ गई। उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं, मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अंडे दिए हैं, मैं तुम्हारे अंडों को अपनी अंडों की तरह सुरक्षित रखूंगी। तब मिट्ठी चिड़िया बोली कि ठीक है, जब दाना लेने तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करूंगी, और जब मैं जाऊंगी तो तुम करना। दोनों ऐसे प्यार से रहने लगी। तब एक दिन जब मिट्ठू चिड़िया दाना लेने जा रही थी तब उसे गोरी मिलती है। गोरी कहती है, अरे तुम्हें पता है चील ने तुम्हारी मदद क्यों की? क्योंकि वो जब तुम्हारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे ना तब तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए वो तुम्हारी मदद कर रही है, क्योंकि चील कभी किसी की नहीं हो सकती, और वैसे भी वो चील एक शिकारी पक्षी है। कहाँ तुम अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं। वो सब ऐसा बोल रहे थे, किंतु मिट्ठू बोली कि नहीं नहीं, इस बरसात के समय में सिर्फ वही है जंगल में जिसने मेरी मदद की है, आप सबने तो इनकार किया था मदद करने से। तब गोरी कहती है, अरे हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते थे, एक तो हमारा घर छोटा है, ऊपर से हम तुम्हें कैसे रख सकते थे, दाना भी नहीं था हमारे घर में इतना। वो सब बातें कर ही रहे थे कि पीछे से आकर चील उन सब की बातें सुन लेती है, किंतु मिट्ठू हमेशा एक ही बात पे लगी रहती है कि नहीं नहीं चील तो बहुत अच्छी है, उसने मेरी बहुत मदद की। इससे चील दिल से बड़ी खुश होती है, कहती है कि मिट्ठू एक अच्छी पक्षी है। तब वो गोरी से कहती है, अरे जाओ जाओ, तुमसे तो मैं कई गुना ठीक हूँ। एक मजबूर पक्षी की मदद करना सभी पक्षियों का धर्म होता है, किंतु तुम सबने उसकी कोई मदद नहीं की, और मैंने मदद की तो तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अरे जाओ, तुम जैसे पक्षियों से तो अच्छा है कि तुम्हारे जैसा तो कोई पड़ोसी ही ना हो। ऐसा सुनकर मिट्ठू
और चील घर वापस आ जाती है। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। किंतु मिट्ठू चिड़िया कुछ सहमी सहमी थी। तब चील कहती है, तुम सहमी सहमी मत रहो, तुम्हें गौरी की बातों से जरूर फर्क पड़ा होगा। हाँ, मैं हूँ एक शिकारी पक्षी, किंतु उससे पहले एक माँ भी तो हूँ। जब से मैंने अंडे दिए हैं तब से मेरे मन में एक दया भरी हुई है। अब मेरी बात सुनो, कल से हम तुम्हारे घर बनाने की कोशिश करेंगे, और जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो तुम वहां पर जाकर रहने लगना, ठीक है? और वैसे भी गलत बात ऐसे समय में ना सोचो, क्योंकि मैं तुम्हारा शिकार कभी नहीं करूंगी। ये जरूरी नहीं होता कि जो पक्षी बुरा है वो बुरा ही बर्ताव करे, नाम भी बदनाम होता है। इस तरीके से चील उसे समझाती है, और चील धीरे धीरे मिट्ठू चिड़िया की मदद करके उसका घर बनवा देती है। वो आपस में वो अपना घर देखकर बड़ी खुश होती है। तब चील कहती है, अब रहो तुम अपने अंडों के साथ इस प्यारे से घर में, और मैं अपने घर में। जब भी कभी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। उसका सुंदर सा घर बनाकर चील उसे घर में और उसके अंडों को सुरक्षित रख देती है। और ऐसे ही एक दिन वो अच्छा काम करके सभी पक्षियों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तेज बारिश के कारण चिड़िया का घर टूट जाता है। वो अपने अंडे लेकर एक पेड़ के पत्ते के नीचे छिपी बैठी रहती है। वहीं कालू और गौरी घर में बैठे हुए बातें करते हैं। कालू गौरी से कहता है कि आज तो तुम अच्छा सा कुछ बना लो। तब गौरी कहती है, मेरे बस का नहीं है, और आज मैं बिल्कुल खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तब कालू कहता है कि घर में तो बहुत सामान रखा है, लौकी के बीज, तोरई के बीज, अनाज और चावल रखे हुए हैं। तुम आखिर बनाने में इतनी आलसी क्यों हो? कुछ भी तो बना सकती हो। ऐसा सुनकर गौरी बाहर चली जाती है, क्योंकि उसका कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था। वो अपने घर के सामने बैठी पेड़ पर बैठी टुन्नी को देखती है, जो अपने अंडों को छुपाए बैठी है। कालू भी वहां आ जाता है। दोनों की नजर उसके अंडों पर होती है। तब गौरी कहती है कि आज तो हम इस टुन्नी चिड़िया के अंडों का आमलेट खाएंगे। कालू, कुछ भी करो, मुझे तो ये अंडे चाहिए, अन्यथा आज तुम्हें मैं बारिश में छोड़ दूंगी। उधर बेचारी टुन्नी बड़ा परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर आज रात का मुझे आसरा मिल जाए तो मैं ये बारिश खत्म होते ही अपना घोंसला बना लूं। वो अपने अंडे छुपाती है और एक घर की तलाश में निकल जाती है। उधर गौरी और कालू को मौका मिल जाता है। वो दोनों टुन्नी चिड़िया के अंडों को चुराने के लिए जाते हैं, चुरा कर अपने घर लाते हैं। उधर टुन्नी एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, माँ जी, क्या मुझे आज रात के लिए थोड़ा आसरा मिल जाएगा? तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया। अगर आपके पास कोई टूटा फूटा भी घोंसला है ना, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सुबह होते ही आपको वापस लौटा दूंगी। उस बूढ़ी चिड़िया ने टुन्नी को एक घोंसला दे दिया, जिसे लेकर वो अपने अंडों के पास आती है। जैसे ही वो अपने अंडों के पास आती है तो वहाँ पर उस पेड़ पर जाती है घोंसले को लेकर। वो उस पेड़ पर जैसे ही पहुँचती है, घोंसला रखती है, तो वो चारों ओर देखती है। हाँ, मेरा अंडे कहाँ गए? वो पागलों की तरह ढूंढने लगती है और रोने लगती है। जोर जोर से रो रही थी वो। तो टुन्नी चिड़िया के पास कबूतर चाचा आते हैं। कबूतर चाचा कहते हैं, क्या बात है टुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? तब टुन्नी कबूतर चाचा को सारी बात बताती है कि चाचा, मेरे यहाँ पर अंडे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन उठा कर ले गया। तब कबूतर कहता है, अरे इन कौवों का घर तुम्हारे इस पेड़ के सामने है, जाओ जाकर उनसे पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अंडे ले गए। टुन्नी झट से उड़ती है और
कालू और गोरी के घर के पास जाती है। उधर कालू और गोरी उन अंडों का आमलेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही कालू अंडों को फोड़ने जाता है तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टक टक की आवाज आती ही तब गोरी कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ आखिर दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही गोरी बाहर जाती है तो टुन्नी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। टुन्नी चिड़िया कहती है, गोरी बहन, क्या तुमने मेरे अंडों को देखा है? तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है ना, मैंने उस पे अपने अंडों को रखा था। तब गोरी कहती है, ना भाई, हम तो अभी सोकर उठे हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे अंडे को कौन ले गया। ये जानकर बड़ा दुख हुआ। तभी कबूतर चाचा गोरी के पास आता है। चाचा बोलते हैं, अरे गोरी, बारिश रुक गई है, चलो जंगल में चलते हैं फल खाने। गोरी मना कर देती है। फिर कबूतर कहता है कि अरे भाई, तुम्हें नहीं जाना है, मत जाओ, कालू को भेज दो, बड़ा मजा आएगा बरसात के बाद फल खाने में। किंतु गोरी तो कुछ और ही करना चाहती थी। उसने कबूतर चाचा को अपनी बातों में लगाकर टालना चाहा और ऐसा बोलकर कि हम आज नहीं जाएंगे, अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है। तब कबूतर टुन्नी के पास जाता है। तब कबूतर कहता है कि हाँ टुन्नी, तुम्हारा शक सही था, लगता है कि गोरी और कालू ने ही तुम्हारे अंडों को चुराया है। तब टुन्नी कबूतर से कहती है कि चाचा कुछ भी करो, मुझे मेरे अंडे चाहिए, तुम कैसे भी करके उन दोनों को बाहर लाओ, मैं अपने अंडों को खुद वहां से ले आऊंगी। तब कबूतर के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो फल लाकर गोरी के घर के सामने रख देता है और दरवाजे पर दस्तक करता है। तब फिर गोरी कालू से कहती है, अरे भाई, परेशान कर दिया। बाहर आकर देखती है तो उसे सामने पेड़ पर रखे फल दिखते हैं। जैसे ही वो फल लेने जाती है, कबूतर वापस टक टक उनके दरवाजों में कर देता है। तब कालू कहता है कि ना जाने ये गोरी कहाँ चली गई, अब मैं अंडों को छिपा कर जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो बाहर दरवाजे पर है वो अंदर आ जाए और इन अंडों को देखकर उन्हें पता चल जाए कि हम आमलेट बनाने वाले हैं। ऐसा कहकर कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, झट से टुन्नी खिड़की से अंदर आ जाती है और अपने अंडों को देखकर बड़ी खुश होती है। वहां पर वो पत्थर के अंडे रख देती है और अपने अंडों को लेकर चली जाती है। उन पत्थर के अंडों को देखकर कालू और गोरी को पता ही नहीं चलता कि अंडे बदल चुके हैं। जैसे ही गोरी कालू से कहती है, देखो हमारे पास फल भी आ गए हैं, अब तुम जल्दी से ये आमलेट बनाओ। वो अंडे तोड़ने ही लगते हैं कि वो अंडे नहीं थे, पत्थर थे, इसलिए उनकी उनमें लगने से चोंच टूट जाती है। गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय, मेरी चोंच टूट गई कालू, ये तो टुन्नी के अंडे नहीं, पत्थर है पत्थर। क्या तुम्हें पत्थर और अंडों में फर्क नजर नहीं आया? अब ये मेरे सामने लाकर रख दे, मेरी तो चोंच टूट गई ना। उधर टुन्नी ने जो सबक देना चाहती थी वो उन्हें मिल गया और अपने अंडों को लेकर वो खुश खुश दूर कहीं चली जाती है और एक अच्छा घर बनाकर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का नुकसान सोचेंगे तो हमारा स्वयं हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। तेज बारिश के कारण चिड़िया का घर टूट जाता है। वो अपने अंडे लेकर एक पेड़ के पत्ते के नीचे छिपी बैठी रहती है। वहीं कालू और गोरी घर में बैठे हुए बातें करते हैं। कालू गोरी से कहता है कि आज तो तुम अच्छा सा कुछ बना लो। तब गोरी कहती है, मेरे बस का नहीं है और आज मैं बिल्कुल खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तब कालू कहता है कि घर में तो बहुत सामान रखा है, लौकी के बीज, तोरई के बीज, अनाज और चावल रखे हुए हैं, तुम आखिर बनाने में इतनी आलसी क्यों हो? कुछ भी तो बना सकती हो। ऐसा सुनकर गोरी बाहर चली जाती है क्योंकि उसका कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था। वो अपने घर के सामने बैठी पेड़ पर बैठी
टुन्नी को देखती है जो अपने अंडों को छुपाए बैठी है। कालू भी वहां आ जाता है, दोनों की नजर उसके अंडों पर होती है। तब गौरी कहती है कि आज तो हम इस टुन्नी चिड़िया के अंडों का आमलेट खाएंगे। कालू कुछ भी करो, मुझे तो ये अंडे चाहिए, अन्यथा आज तुम्हें मैं बारिश में छोड़ दूंगी। उधर बेचारी टुन्नी बड़ा परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर आज रात का मुझे आसरा मिल जाए तो मैं ये बारिश खत्म होते ही अपना घोंसला बना लूं। वो अपने अंडे छुपाती है और एक घर की तलाश में निकल जाती है। उधर गौरी और कालू को मौका मिल जाता है। वो दोनों टुन्नी चिड़िया के अंडों को चुराने के लिए जाते हैं, चुरा कर अपने घर लाते हैं। उधर टुन्नी एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, माँ जी क्या मुझे आज रात के लिए थोड़ा आसरा मिल जाएगा? तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया। अगर आपके पास कोई टूटा फूटा भी घोंसला है ना तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सुबह होते ही आपको वापस लौटा दूंगी। उस बूढ़ी चिड़िया ने टुन्नी को एक घोंसला दे दिया, जिसे लेकर वो अपने अंडों के पास आती है। जैसे ही वो अपने अंडों के पास आती है तो वहाँ पर उस पेड़ पर जाती है घोंसले को लेकर। वो उस पेड़ पर जैसे ही पहुँचती है, घोंसला रखती है तो वो चारों ओर देखती है। हाँ, मेरा अंडे कहाँ गए? वो पागलों की तरह ढूंढने लगती है और रोने लगती है। जोर जोर से रो रही थी वो। तो टुन्नी चिड़िया के पास कबूतर चाचा आते हैं। कबूतर चाचा कहते हैं, क्या बात है टुन्नी, तुम क्यों रो रही हो? तब टुन्नी कबूतर चाचा को सारी बात बताती है कि चाचा मेरे यहाँ पर अंडे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन उठा कर ले गया। तब कबूतर कहता है, अरे इन कौवों का घर तुम्हारे इस पेड़ के सामने है, जाओ जाकर उनसे पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे अंडे ले गए। टुन्नी झट से उड़ती है और कालू और गौरी के घर के पास जाती है। उधर कालू और गौरी उन अंडों का आमलेट बनाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही कालू अंडों को फोड़ने जाता है तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। टक टक की आवाज आती ही तब गौरी कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ आखिर दरवाजे पर कौन आया है। जैसे ही गौरी बाहर जाती है तो टुन्नी चिड़िया को देखकर हैरान हो जाती है। टुन्नी चिड़िया कहती है, गौरी बहन क्या तुमने मेरे अंडों को देखा है? तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है ना, मैंने उस पे अपने अंडों को रखा था। तब गौरी कहती है, ना भाई, हम तो अभी सोकर उठे हैं, हमें नहीं पता तुम्हारे अंडे को कौन ले गया। ये जानकर बड़ा दुख हुआ। तभी कबूतर चाचा गौरी के पास आता है। चाचा बोलते हैं, अरे गौरी बारिश रुक गई है, चलो जंगल में चलते हैं फल खाने। गौरी मना कर देती है। फिर कबूतर कहता है कि अरे भाई तुम्हें नहीं जाना है, मत जाओ, कालू को भेज दो, बड़ा मजा आएगा बरसात के बाद फल खाने में। किंतु गौरी तो कुछ और ही करना चाहती थी। उसने कबूतर चाचा को अपनी बातों में लगाकर टालना चाहा और ऐसा बोलकर कि हम आज नहीं जाएंगे, अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है। तब कबूतर टुन्नी के पास जाता है। तब कबूतर कहता है कि हाँ टुन्नी, तुम्हारा शक सही था, लगता है कि गौरी और कालू ने ही तुम्हारे अंडों को चुराया है। तब टुन्नी कबूतर से कहती है कि चाचा कुछ भी करो, मुझे मेरे अंडे चाहिए, तुम कैसे भी करके उन दोनों को बाहर लाओ, मैं अपने अंडों को खुद वहां से ले आऊंगी। तब कबूतर के दिमाग में एक युक्ति आती है। वो फल लाकर गौरी के घर के सामने रख देता है और दरवाजे पर दस्तक करता है। तब फिर गौरी कालू से कहती है, अरे भाई परेशान कर दिया। बाहर आकर देखती है तो उसे सामने पेड़ पर रखे फल दिखते हैं। जैसे ही वो फल लेने जाती है, कबूतर वापस टक टक उनके दरवाजों में कर देता है। तब कालू कहता है कि ना जाने ये गौरी कहाँ चली गई, अब मैं अंडों को छिपा कर जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि जो बाहर दरवाजे पर है वो अंदर आ जाए और इन अंडों को देखकर उन्हें पता चल जाए कि हम आमलेट बनाने वाले हैं। ऐसा कहकर कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, झट से टुन्नी खिड़की से अंदर आ जाती है और अपने अंडों को देखकर बड़ी खुश होती है। वहां पर वो पत्थर के अंडे रख देती है और अपने अंडों को लेकर चली जाती है।
उन पत्थर के अंडों को देखकर कालू और गोरी को पता ही नहीं चलता कि अंडे बदल चुके हैं। जैसे ही गोरी कालू से कहती है, देखो हमारे पास फल भी आ गए हैं, अब तुम जल्दी से ये आमलेट बनाओ। वो अंडे तोड़ने ही लगते हैं कि वो अंडे नहीं थे, पत्थर थे, इसलिए उनकी उनमें लगने से चोंच टूट जाती है। गोरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय हाय मेरी चोंच टूट गई कालू, ये तो टुन्नी के अंडे नहीं पत्थर हैं, पत्थर। क्या तुम्हें पत्थर और अंडों में फर्क नजर नहीं आया? अब ये मेरे सामने लाकर रख दे, मेरी तो चोंच टूट गई ना। उधर टुन्नी ने जो सबक देना चाहती थी वो उन्हें मिल गया और अपने अंडों को लेकर वो खुश दूर कहीं चली जाती है और एक अच्छा घर बनाकर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। अगर हम किसी का नुकसान सोचेंगे तो हमारा स्वयं हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे नदी किनारे पर हाथियों का झुंड दिखाई दिया। लाडो उनके पास चली गई। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सारे हाथी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप ये जंगल क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो पता है कि हम सब हाथी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। बाकी के जानवरों की तुलना में हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब इस जंगल के नदी तालाब सूख रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। पिछले साल कितनी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस साल बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मछलियाँ बिना पानी के मर जाएंगी। आप सब ठीक कह रहे हो। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए। अब तक तो हमारे जंगल के नदी तालाब बारिश के पानी से भर जाने चाहिए थे। आप सब चिंता मत करो, मैं आप सबकी बात राजा जी तक पहुंचाती हूँ। वो इस मुसीबत से हम सबको जरूर निकालेंगे। हाथी दादा, आप ये जंगल छोड़कर मत जाओ। आपके बिना ये जंगल अधूरा है। आप थोड़े दिनों तक बारिश के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, हम थोड़े दिनों तक बारिश का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर 2-4 दिनों में बारिश नहीं आई तो हम सारे हाथियों का झुंड ये जंगल छोड़कर चला जाएगा। लाडो समय ना गवाते हुए सीधा जंगल के राजा शेर के पास चली जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ? बताओ आज कैसे आना हुआ? लाडो सारी बातें शेर को बताती है। उस पर शेर ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है। अगर हाथियों की तरह बाकी के जानवर भी ये जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल नहीं बचेगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लाडो, अब तुम ही बताओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? राजा जी, हमें सीधा जाकर बादलों से बात करनी चाहिए। अब वही हमें बता सकते हैं कि जंगल में अब तक बारिश क्यों नहीं हुई। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सिपाहियों, मुखिया चील को बुला कर लाओ। मुखिया चील, तुम अभी निकलो और आसमान में बादलों की तरफ जाओ। उनसे पूछो कि हमारे जंगल में अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। जी राजा जी। मुखिया चील राजा जी के महल से बाहर निकलकर सीधा आसमान में बादलों की तरफ आ जाता है। बादल भाई, अरे ओ बादल भाई, जरा मेरी बात सुनिए। अरे मुखिया चील, आप यहाँ पर कैसे? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं बादल भाई, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। दरअसल मुझे राजा जी ने यहाँ पर भेजा है। उन्होंने मुझे आपसे ये पूछने को कहा है कि बारिश का मौसम शुरू हुए तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन आपने अभी तक हमारे जंगल पर बारिश नहीं की।
ऐसा क्या हो गया जो आप बारिश नहीं कर रहे? हम सारे बादल कब से आपके जंगल पर बारिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि क्या बात है बादल भाई, आप मुझे बताइए। हमारे बारिश ना करने की असली वजह है मोर चाचा। मोर चाचा? वो कैसे? जब तक मोर चाचा जंगल में अपना नृत्य नहीं करेंगे, हम बारिश नहीं कर सकते। ऐसा नियम हमारे जंगल के राजा जी ने बनाया है। बाकी के जंगल के सारे मोरों ने बारिश का मौसम शुरू होते ही अपना नृत्य किया, इसीलिए मेरे साथी बादलों ने उनके जंगलों पर बारिश भी कर दी। लेकिन तुम्हारे जंगल के मोर चाचा पता नहीं कहाँ है। जब तक वो नृत्य नहीं करेंगे, हम बारिश नहीं कर सकते चील भाई। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी जाकर राजा जी के कानों तक ये बात पहुंचाता हूँ। चील वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाता है और राजा जी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो हम खुद चलते हैं मोर चाचा के घर, देखते हैं क्या हुआ है। कहीं मोर चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। राजा जी, लाडो, मुखिया, चील और सिपाही मिलकर सीधा मोर चाचा के घर के पास आ जाते हैं। जैसे ही सारे मोर चाचा के पास आ जाते हैं, देखते हैं तो मोर चाचा बीमार है। अरे मोर चाचा, क्या हुआ? आप कब से बीमार हो? क्या बताऊं लाडो बहन, मैं बहुत दिनों से इस बिस्तर पर पड़ा हूँ। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हुई है। मेरे पंख धीरे धीरे झड़ रहे हैं। लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अरे मोर चाचा, आप ऐसा मत कहिए। अब हम आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। सिपाहियों, जाओ डॉक्टर उल्लू चाचा को बुला कर लाओ। सिपाही डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आते हैं। उल्लू चाचा मोर की जांच करते हैं। राजा जी, मोर चाचा को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है, जिसका इलाज मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं किसी को जानता हूँ जो मोर चाचा को ठीक कर सकते हैं। कौन है वो? हमें उनके बारे में बताइए। हमारे जंगल के ऊंचे वाले पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक बुजुर्ग उल्लू रहते हैं। मैंने भी उन्हीं से डॉक्टर की शिक्षा ली है। वो हमें मोर चाचा की बीमारी पर जरूर दवाई बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, मैं अभी मुखिया, चील और कालू को वहाँ पर भेजता हूँ। कालू इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, वो मुखिया चील के साथ जाएगा। मुखिया, चील और कालू कौवा उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन लगातार सफर करने पर आखिरकार वो दोनों गुफा के पास आ जाते हैं। ये वही गुफा होनी चाहिए जिसके बारे में डॉक्टर उल्लू चाचा ने बताया था। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कालू सारी बात बुजुर्ग उल्लू को बताता है। अच्छा, तो तुम्हें सहारा जंगल के उल्लू ने भेजा है। वो मेरा ही चेला है। मैं आपको दवाई तो बना कर दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत उल्लू दादा? दवाई बनाने में जो सामग्री लगती है, उनमें से एक वनस्पति मेरे पास अभी नहीं है। अगर वो तुम मुझे लाकर दोगे तो मैं आपको दवाई बना कर दूंगा। कहाँ मिलेगी वो वनस्पति? इस गुफा के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के टीले पर वनस्पतियों के बहुत सारे पौधे हैं। उन वनस्पतियों के पौधों में से उनमें से जिस भी पौधे पर लाल कलर के फूल होंगे, उसी में से 4-5 पौधे तुम्हें लाने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं वो वनस्पति आपको ला कर दूंगा। कालू, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। उस पहाड़ी के टीले पर आ जाता है और उसी लाल कलर के फूलों वाले वनस्पति के 4-5 पौधों को निकालकर वापस गुफा में आ जाता है। बुजुर्ग उल्लू उस सारी सामग्री से दवाई बना देते हैं और उन दोनों को दे देते हैं।
दोनों उल्लू को शुक्रिया कहकर वहाँ से निकलकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ना रुकते हुए दोनों जितना जल्दी हो सके उतनी जल्द मोर चाचा के घर आ जाते हैं। जैसे बुजुर्ग उल्लू ने कहा था उसी मात्रा में डॉक्टर उल्लू चाचा मोर चाचा को दवाई पिला देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सारे पंछियों के मेहनत की वजह से मोर चाचा अब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद मोर चाचा अब बेहतर महसूस कर रहे थे। उनके नए पंख भी आ गए थे। मोर चाचा ने नृत्य करने का फैसला लिया और जंगल के खुले मैदान में आकर नृत्य करने लगे। ये सारा नजारा बादल ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा मोर चाचा नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने जंगल में बारिश करना शुरू कर दिया। लगातार 2 दिन तेज बारिश करने पर जंगल के सारे नदी तालाब भर जाते हैं। हाथियों का झुंड जंगल छोड़ने का फैसला बदल देते हैं। ये सब देखकर जंगल के सारे पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपको भी बारिश में भीगना अच्छा लगता है? अगर भीगना अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी छोटी यहाँ देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज गोरी कवि बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी रानो चिड़िया के घर जाती है। क्या बात है गोरी बहन, आज तो आपका मूड बहुत अच्छा है। चिड़िया, पूरे 2 साल बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। बहुत प्यार था हम दोनों में। सारा सारा दिन हम पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करती थी। वो कौन है गोरी जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार है? ये तो सरप्राइज है। जब मेरी सहेली आएगी तो देख लेना। अच्छा, तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर आ जाओ और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन, सब तरह के खाने बनाने हैं मैंने आज। गोरी बहन आ जाओ, मैं अपनी बेटी को खाना खिलाकर अभी आती हूँ। गोरी कभी अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे गोरी की मदद के लिए जाना है। मम्मा, गोरी आंटी की एक सहेली जाती है तो दूसरी आ जाती है। आपकी कभी कोई सहेली नहीं आती आपसे मिलने। गुड़िया बेटी, मुझे सहेलियां बनाने का कोई शौक नहीं है। अपना दाना लाना, घर बनाना, बच्चों को देखना, इन कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो क्या बनाओ सहेलियां। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देकर गोरी के घर चली जाती है। चिड़िया, मैंने नमकीन दलिया भी बना लिया है और मीठी खीर भी। तुम ये चिकन लो और चिकन बिरयानी बना लो। मेरी सहेली बिरयानी खाकर खुश हो जाएगी। मैं ऐसी चिकन बिरयानी बनाऊंगी कि आपकी सहेली पक चाटती रह जाएगी। फिर चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है। तोते तोते मेरी बात सुनो, और फुट से तोता उड़ जाता है। डर गया बेचारा तोता, डर गया। यहाँ तो कोई मुझे रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछती पुछाती माही चील गोरी के घर तक पहुँच जाती है। गोरी घर के बाहर ही बैठी हुई थी। गोरी अपनी सहेली के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। गोरी, धूप में थोड़ा कम घूमा करो, देखो रंग कितना काला हो गया है तुम्हारा। चील सहेली, अब वो जवानी कहाँ, बूढ़ी हो गई हूँ। कहाँ, अभी तो तुम 16 साल की जवान काफी लगती है। अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। गोरी अपनी सहेली को घर में ले जाती है। गोरी, गोरी, ये कौन है? यही तो मेरी सहेली है जिसके लिए मैं सुबह से खाने बना रही हूँ, जिसका इंतजार मैं सारी रात से कर रही हूँ। ये चिड़िया भी तोते की तरह मुझे देखकर डर गई होगी। गोरी, मुझे मांस की गंध आ रही है। बहुत तेज है नाक मेरी सहेली की। बिरयानी बनाई है मैंने, चिकन बिरयानी। फिर चिड़िया चिकन बिरयानी डालकर चील को देती है। चील तो बिरयानी से
बोटियां उठा उठा कर ऐसे खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। पूरे पूरे 2 साल बाद मांस मिला है खाने को। गौरी, अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझे देखकर इतनी खुश होगी तो मैं पहले ही आ जाती। अब आई हो तो 2-4 दिन रह कर जाना। 2-4 दिन क्यों, मैं तो पूरा महीना रह कर जाऊंगी। गौरी, अब मैं जाओ, मेरी बेटी अकेली है घर में। रुको चिड़िया, ये खाना लेती जाओ। गौरी चिड़िया को खाना डाल कर देती है और चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर चली जाती है। कितने बच्चे हैं इस चिड़िया के? एक बेटी है, चील सहेली। कहीं वो पुरानी आदत फिर से तो नहीं? नाना गौरी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दूसरे दिन जब चिड़िया भोजन लेने जाने लगती है तो वो बहुत डरी हुई थी। अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा और उस चील से अपनी बेटी को बचाना होगा। गुड़िया बेटी, अंदर से कुंडी लगा लो और कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। जी मम्मा, मैं लूंगी। चिड़िया घर से निकलती है। गौरी बहन, ये चील है और चील के मुंह को खून लगा होता है। आपने उसे यहाँ क्यों बुला लिया है? अच्छी भली शांति थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उस चील से। वो चील बाद में पहले मेरी सहेली है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, चील तो चील ही होती है, बूढ़ी हो या जवान। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी घर के अंदर जाती है। सहेली, आज क्या दोगी मुझे खाने को? मैं टमाटर की सब्जी लेने जा रही हूँ। टमाटर? अच्छा ठीक है। गौरी टमाटर लेने चली जाती है। एक बार चिड़िया के घर जाकर देखती कि उसकी बेटी कितनी बड़ी है, मोटी ताजी है या दुबली पतली। चील थोड़ी ही दूर चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो दस्तक देती है। कौन है? तुम्हारी पड़ोसन गौरी की सहेली हूँ मैं। अपना नाम बताइए। चील, जो आसमान में ऊंचाई पर उड़ती है और जो छोटे बच्चे खाती है। नहीं नहीं, मैं वो चील नहीं हूँ, मैं तो बूढ़ी हूँ। मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। आप जाइए, जब मामा आए तो फिर आना। ये छोटी सी बच्ची तो बड़ी बड़ी बातें करती है। चील वापस चली जाती है। अब तो हर रोज मम्मा चिड़िया जब भी दाना लेने जाती तो उसकी बेटी गुड़िया अंदर से दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेती। प्यारे गौरी सहेली, आज क्या बना रही हो मेरे लिए? आज मैं अपनी सहेली के लिए आलू की भाजी बनाऊंगी। सहेली, मैं तो ये सब्जियां खा खा कर थक गई हूँ। वो पहले दिन वाली चिकन बिरयानी कब बना रही हो? सहेली, एक ही मुर्गी थी मेरे पास, वो तो मैंने पहले ही दिन तुम्हें खिला दी, अब कहाँ से लाऊं? ये सुनकर चील चुप हो जाती है और गौरी सब्जी लेने चली जाती है। चील फिर से गुड़िया के पास जाती है। आखिर किसी तरह ये छोटी चिड़िया घर से बाहर निकल आए तो इसे आज उठाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। छोटी चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। हाँ बेटा, अपनी चोंच खोलो। गुड़िया खिड़की से एक लंबा पाइप बाहर निकालती है। इसे अपनी चोंच से लगाओ, मैं पीछे से पानी डालती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं मोती से जाकर पी लेती हूँ। चील वहाँ से चली जाती है। चील हर रोज कोई ना कोई नया उपाय बनाती, मगर गुड़िया भी बहुत तेज थी। गुड़िया चील के काबू आने वाली नहीं थी। मम्मा, वो आज फिर आई थी और मुझसे पानी मांग रही थी। गुड़िया बेटी, मैं तो हर रोज गौरी को समझाती हूँ, मगर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। मम्मा, आप चिंता न करें, जब वो चील गौरी आंटी को खाएगी तो फिर पता चलेगा गौरी आंटी को। गौरी चील को झरने पर ले जाती है। चील और गौरी को देखकर सब पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी चील को बाग में लेकर जाती और सब पक्षी वहाँ से भी भाग जाते हैं। सहेली, एक बात तो है, तुम्हारे खौफ से सबकी जान निकलती है। एक तुम ही नहीं डरती हो मुझसे, मेरी सहेली जो है, इसलिए
वरना मुझसे तो सब डरते हैं। शाम को घर करती अपनी सहेली से कहती है, सहेली खाना खा लो, मैंने बहुत स्वादिष्ट पालक की सब्जी बनाई है। नहीं नहीं गौरी, पालक तो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है। चील भूखी ही सो जाती है, गौरी भी खाना खाकर सो जाती है। आधी रात को चील सहेली उड़ती है, दरवाजे की कुंडी देखती है और गौरी की चोंच को रस्सी से बांध देती है। मगर गौरी की आवाज तो घर से बाहर भी नहीं जा रही थी और उसकी सहेली उसे ही खाकर सुबह होने से पहले पहले वहाँ से चली जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें खतरनाक पक्षियों से दूर रहना चाहिए, यानी कि जो हमारी जान को हानि पहुंचा सकते हैं उनकी तो दोस्ती भी हमारे लिए दुश्मनी के बराबर ही होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिना बिल्कुल मत रहना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी छोटी छोटी हमारी प्यारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट। ये बात उन दिनों की है जब रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया था। चारों ओर बड़ा ही सुहाना और खुशनुमा माहौल था। हल्के बादल छाए हुए थे और बरसात ही आने वाली थी। हर तरफ पक्षियों की चहचहाट और हर तरफ फूल पौधे खिले उठ रहे थे। ऊपर पर्वतों पर बर्फबारी भी हो रही थी। बड़ा सुहाना मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने परिवार में बड़ा खुश थे। एक दिन भोला पूरे जंगल में पक्षियों को मिठाई बांट रहा था। वो सभी को बता रहा था कि मेरी रानू ने अंडा दिया है, अंडा, और मैं पापा बन गया, पापा। अब मैं भी सभी पक्षियों की तरह अपने घर में मिठाइयाँ लाया करूँगा, क्योंकि मेरे घर भी एक नन्हा पक्षी आया है। वो बहुत खुश था। खुशी खुशी में वो पूरे जंगल में घूम रहा था। वो घर वापस आता है तब रानू चिड़िया उसे कहती है, कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप अंडे के पास बैठिए, मैं जरा नदी से पानी पी कर आती हूँ। भोला बोला, ठीक है रानू, तुम जाओ, मैं अंडे का ख्याल रखता हूँ। रानू नदी पर जाती है और पानी पीती है। वहीं उसे शिकारी पक्षी चील मिलती है। शिकारी पक्षी चील उसे कहता है, रानू, सुना है तुमने एक अंडा दिया है? हाँ चील महाराज जी, मैंने एक अंडा दिया है। उसका ख्याल मेरा पति रख रहा है। मैं नदी से पानी पीने आई थी। रानू बड़ी भोली थी, उसने उसको सब बातें बता दी। किंतु चील के मन में लालच आ गया उसका अंडा खाने का, क्योंकि मौसम सुहाना और बरसात का था। उसका भी कुछ खाने का मन था। उसने मन में कहा, अरे रानू, तुमने हमें तो दावत नहीं दी माँ बनने की खुशी में। अरे जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भी आ जाना। आप कहो तो मैं आपके पास ही दावत ले आती हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे, अपने घर का पता दे देना। ठीक है। रानू से अपने घर का पता बता देती है। चील खुशी के मारे वापस अपने घर चला जाता है और रानू भी पानी पीकर वापस आ जाती है। रानू घर आकर भोला को सब बातें बताती है कि उसे चील मिली थी और उसे क्या बातें हुई। तब भोला कहता है, तुम्हें पता है चील शिकारी पंछी है, और तुम्हें ये भी पता है ना कि वो कभी किसी के अपने नहीं होते। शिकारी पंछियों से दूर इसीलिए हम सब पक्षी रहते हैं, ना वो हमारे एरिया में जाते हैं और ना हम उनके, और तुम उन्हें बिन बुलाए न्योता दे आए। अरे मैं क्या करती, उसने मुझे बोला, मैंने उनको बोल दिया। ठीक है रानू, लेकिन ख्याल रखना, वो शिकारी पंछी हैं, वो कभी भी हमारे पक्षियों के अपने नहीं हो सकते। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब आप जाइए और जाकर गरम गरम पकोड़े बनाइए। मौसम बरसात का है, सभी पक्षी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उसी जंगल में भोले चिड़े की
चाय और पकोड़े की दुकान थी। उनका जीवन बड़ा खुशहाल चल रहा था। अचानक से एक दिन भारी बरसात हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी हो रहा था। शिकारी चील को कहीं भी शिकार नहीं मिल रहा था। वो उसी जंगल में आ गए जिस जंगल में सभी पक्षी रहते थे। उन्होंने दूर से देखा कि भोला चिड़ा चाय और पकोड़े बना रहा है। वो उसके ठेले पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भोला चिड़ा, रानो ने हमें दावत के लिए बुलाया था। पहले तुम हमें चाय और पकोड़े खिलाओ, फिर हम तुम्हारे घर भी चलेंगे। भोला चिड़ा उनकी तरफ देखता है और जांच लेता है कि उनके इरादे नेक नहीं है, किंतु भोला चिड़ा उन पक्षियों को पकोड़े और चाय दे देता है। जब पकोड़े कम पड़ जाते हैं तो भोला उनसे कहता है, माफ़ करना शिकारी पक्षियों, मेरे ठेले पर पकोड़े कम रह गए। अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सब खत्म हो गया। अब तो मेरे पास कोई माल भी नहीं है जो मैं बना दूँ। इस पर एक चील को बड़ा गुस्सा आया। उसने भोले को मारा और मारा इतनी जोर से कि उसके पंख में ज़्यादा चोट लग गई। तब भोला कहता है, देखो, एक तो तुम बिना बुलाए हमारे एरिया में आ गए हो, दूसरा तुम हम पर वार कर रहे हो। हमें पता है तुम्हारी मनमानी चलती है, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हम मासूम पक्षियों पर अपना हाथ उठाओ। सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और भोले की मदद की सोचते हैं, किंतु शिकारी बच्चों से सबको डर लगता है। तभी एक चील जिसको रानो से बात हुई थी, वो उसके घर पहुंचकर उसका अंडा तोड़ देती है और भोले को कहती है, आइंदा से जब भी हम आए तो माल भरपूर रखना। अभी तो तुम्हें अपना अंडा तुड़वा कर खामियाजा भुगतना पड़ा, अगली बार हम तुम्हारी पत्नी और तुम्हें दोनों को मार देंगे। बेचारी रानो रोती और बिलखती रही। उधर भोला भी बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि एक तो उसका ढाबा टूट गया, चाय पकोड़े खा गए, ऊपर से उसके मासूम अंडे को भी तोड़कर चले गए। बहुत रोए। कुछ दिनों बाद सभी पक्षियों ने उन्हें समझाया और कहा, देखो रानो, उन्हें हमारा नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर रहते हो। तुमने उन्हें बता दिया, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी सरकार बड़ी चील के पास चलते हैं, उन्हें सारी घटना बताते हैं। सभी पक्षी इकट्ठा होकर अपने चील महाराज के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। तब चील कहता है, ठीक है, अगर दोबारा आए तो तुम हमें बताना, अन्यथा रहने दो। मैं आज से ही अपने सभी पक्षियों की सुरक्षा हेतु अपने रक्षक लगाता हूँ, क्योंकि जंगल का जो राजा चील था वो अपने पक्षियों से बहुत प्रेम करता था और बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। इसीलिए सभी पक्षियों की सुरक्षा हेतु उन्हें वहाँ पर रक्षक लगा दिए। जैसे ही अगली बार शिकारी पंछी वहाँ आते हैं तो चील के जो रक्षक हैं उनका डटकर सामना करते हैं और सभी पक्षी रक्षकों के साथ उन्हें मारते हैं। शिकारी पंछी बहुत घायल होते हैं और उन्हें कबूतर कहता है, जब तक हमारी सरकार चील हमारे साथ है ना, तब तक तुम जैसे शिकारी पंछी हमारे एरिया में दोबारा नहीं आ सकते। वो तो गलती से हमारे एक रानों की कमी के कारण तुम अंदर आ गए थे, अन्यथा उसी दिन मारे जाते। आज के बाद हमारे एरिया में नजर आए ना तो ये पंख तुम्हारे उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा सुनकर सभी चील जो घायल हो गए थे वापस भाग गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि राजा अच्छा रक्षा करने वाला हो ना तो प्रजा के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये बात उन दिनों की है जब रानो चिड़िया ने एक अंडा दिया था
चारों ओर बड़ा ही सुहाना और खुशनुमा माहौल था। हल्के बादल छाए हुए थे और बरसात ही आने वाली थी। हर तरफ पक्षियों की चहचहाट और हर तरफ फूल पौधे खिले उठ रहे थे। ऊपर पर्वतों पर बर्फबारी भी हो रही थी। बड़ा सुहाना मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने परिवार में बड़ा खुश थे। एक दिन भोला पूरे जंगल में पक्षियों को मिठाई बांट रहा था। वो सभी को बता रहा था कि मेरी रानों ने अंडा दिया है, अंडा, और मैं पापा बन गया, पापा। अब मैं भी सभी पक्षियों की तरह अपने घर में मिठाइयाँ लाया करूँगा, क्योंकि मेरे घर भी एक नन्हा पक्षी आया है। वो बहुत खुश था। खुशी खुशी में वो पूरे जंगल में घूम रहा था। वो घर वापस आता है तब रानू चिड़िया उसे कहती है, कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप अंडे के पास बैठिए, मैं जरा नदी से पानी पी कर आती हूँ। भोला बोला, ठीक है रानू, तुम जाओ, मैं अंडे का ख्याल रखता हूँ। रानू नदी पर जाती है और पानी पीती है। वहीं उसे शिकारी पक्षी चील मिलती है। शिकारी पक्षी चील उसे कहता है, रानू, सुना है तुमने एक अंडा दिया है? हाँ चील महाराज जी, मैंने एक अंडा दिया है। उसका ख्याल मेरा पति रख रहा है। मैं नदी से पानी पीने आई थी। रानू बड़ी भोली थी, उसने उसको सब बातें बता दी। किंतु चील के मन में लालच आ गया उसका अंडा खाने का, क्योंकि मौसम सुहाना और बरसात का था। उसका भी कुछ खाने का मन था। उसने मन में कहा, अरे रानू, तुमने हमें तो दावत नहीं दी माँ बनने की खुशी में। अरे जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप भी आ जाना। आप कहो तो मैं आपके पास ही दावत ले आती हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे, अपने घर का पता दे देना। ठीक है। रानू से अपने घर का पता बता देती है। चील खुशी के मारे वापस अपने घर चला जाता है और रानू भी पानी पीकर वापस आ जाती है। रानू घर आकर भोला को सब बातें बताती है कि उसे चील मिली थी और उसे क्या बातें हुई। तब भोला कहता है, तुम्हें पता है चील शिकारी पंछी है, और तुम्हें ये भी पता है ना कि वो कभी किसी के अपने नहीं होते। शिकारी पंछियों से दूर इसीलिए हम सब पक्षी रहते हैं, ना वो हमारे एरिया में जाते हैं और ना हम उनके, और तुम उन्हें बिन बुलाए न्योता दे आए। अरे मैं क्या करती, उसने मुझे बोला, मैंने उनको बोल दिया। ठीक है रानू, लेकिन ख्याल रखना, वो शिकारी पंछी हैं, वो कभी भी हमारे पक्षियों के अपने नहीं हो सकते। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब आप जाइए और जाकर गरम गरम पकोड़े बनाइए। मौसम बरसात का है, सभी पक्षी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि उसी जंगल में भोले चिड़े की चाय और पकोड़े की दुकान थी। उनका जीवन बड़ा खुशहाल चल रहा था। अचानक से एक दिन भारी बरसात हो रही थी। चारों ओर पानी ही पानी हो रहा था। शिकारी चील को कहीं भी शिकार नहीं मिल रहा था। वो उसी जंगल में आ गए जिस जंगल में सभी पक्षी रहते थे। उन्होंने दूर से देखा कि भोला चिड़ा चाय और पकोड़े बना रहा है। वो उसके ठेले पर आ जाते हैं और कहते हैं, अरे भोला चिड़ा, रानू ने हमें दावत के लिए बुलाया था। पहले तुम हमें चाय और पकोड़े खिलाओ, फिर हम तुम्हारे घर भी चलेंगे। भोला चिड़ा उनकी तरफ देखता है और जांच लेता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं, किंतु भोला चिड़ा उन पक्षियों को पकोड़े और चाय दे देता है। जब पकोड़े कम पड़ जाते हैं तो भोला उनसे कहता है, माफ़ करना शिकारी पक्षियों, मेरे ठेले पर पकोड़े कम रह गए। अब मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सब खत्म हो गया। अब तो मेरे पास कोई माल भी नहीं है जो मैं बना दूँ। इस पर एक चील को बड़ा गुस्सा आया। उसने भोले को मारा और मारा इतनी जोर से कि उसके पंख में ज़्यादा चोट लग गई। तब भोला कहता है, देखो
एक तो तुम बिना बुलाए हमारे एरिया में आ गए हो, दूसरा तुम हम पर वार कर रहे हो। हमें पता है तुम्हारी मनमानी चलती है, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हम मासूम पक्षियों पर अपना हाथ उठाओ। सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं और भोले की मदद की सोचते हैं, किंतु शिकारी बच्चों से सबको डर लगता है। तभी एक चील जिसको रानू से बात हुई थी, वो उसके घर पहुंचकर उसका अंडा तोड़ देती है और भोले को कहती है, आइंदा से जब भी हम आए तो माल भरपूर रखना। अभी तो तुम्हें अपना अंडा तुड़वा कर खामियाजा भुगतना पड़ा, अगली बार हम तुम्हारी पत्नी और तुम्हें दोनों को मार देंगे। बेचारी रानू रोती और बिलखती रही। उधर भोला भी बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि एक तो उसका ढाबा टूट गया, चाय पकोड़े खा गए, ऊपर से उसके मासूम अंडे को भी तोड़कर चले गए। बहुत रोए। कुछ दिनों बाद सभी पक्षियों ने उन्हें समझाया और कहा, देखो रानू, उन्हें हमारा नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पर रहते हो, तुमने उन्हें बता दिया, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब हम ऐसा करते हैं, हम अपनी सरकार बड़ी चील के पास चलते हैं, उन्हें सारी घटना बताते हैं। सभी पक्षी इकट्ठा होकर अपने चील महाराज के पास जाते हैं और सारी घटना बताते हैं। तब चील कहता है, ठीक है, अगर दोबारा आए तो तुम हमें बताना, अन्यथा रहने दो। मैं आज से ही अपने सभी पक्षियों की सुरक्षा हेतु अपने रक्षक लगाता हूँ, क्योंकि जंगल का जो राजा चील था वो अपने पक्षियों से बहुत प्रेम करता था और बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। इसीलिए सभी पक्षियों की सुरक्षा हेतु उन्हें वहाँ पर रक्षक लगा दिए। जैसे ही अगली बार शिकारी पंछी वहाँ आते हैं तो चील के जो रक्षक हैं उनका डटकर सामना करते हैं और सभी पक्षी रक्षकों के साथ उन्हें मारते हैं। शिकारी पंछी बहुत घायल होते हैं और उन्हें कबूतर कहता है, जब तक हमारी सरकार चील हमारे साथ है ना, तब तक तुम जैसे शिकारी पंछी हमारे एरिया में दोबारा नहीं आ सकते। वो तो गलती से हमारे एक रानू की कमी के कारण तुम अंदर आ गए थे, अन्यथा उसी दिन मारे जाते। आज के बाद हमारे एरिया में नजर आए ना तो ये पंख तुम्हारे उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसा सुनकर सभी चील जो घायल हो गए थे वापस भाग गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि राजा अच्छा और अच्छा रक्षा करने वाला हो ना तो प्रजा के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बच्चों, ये कहानी है जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों की। जो एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था, वहाँ का राजा शेर खान हुआ करता था, जो अपने जंगल के सभी जानवरों को बड़े ही मान सम्मान और इज्जत से रखता था, उनकी हर इच्छा का ख्याल रखता था। उसने अपनी सब जंगल की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई थी। वो अपने जंगल के सभी जानवरों के भोजन का भी प्रबंध करने में पीछे नहीं हटता था। एक दिन सभी जानवर और कुछ पक्षी नदी किनारे पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। शेर खान सभी जानवरों से जंगल की व्यवस्था के लिए कुछ विचार विमर्श कर रहा था। तभी वहां नदी में बहता हुआ एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ को देखकर सभी जानवर चौंक जाते हैं, क्योंकि बिना शेर खान के पूरे जंगल में क्या नदी और पेड़ों पर भी कोई पक्षी पर नहीं मार सकता था। उसे आता देख सभी जानवर चौंक गए। तभी शेर खान कहता है, आओ मगरमच्छ, हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है, बताएं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब मगरमच्छ कहता है, सरकार, आपके जंगल के बारे में काफी सुना था
इसीलिए मैं आपके जंगल में आया हूँ। सुना है आप अपने सभी पशु पक्षियों का और अपने जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं का विशेष ध्यान रखते हैं। हाँ, तुमने सही सुना है, लेकिन बिना हमारी इजाजत के इस जंगल में कोई नहीं आ सकता। तुम हमसे बिना पूछे हमारी नदी में आए हो। वैसे तो हम चाहें तुम्हें सजा दे सकते हैं, लेकिन हम अपने इस पूरे जंगल के परिवार में तुम्हारा स्वागत करते हैं। तभी मगरमच्छ कहता है, शेर खान, मेरे पास रहने के लिए कोई खास जगह नहीं थी, इसीलिए मैं आपके जंगल में आ गया। शेर खान कहता है, ठीक है, अगर आ गए हो तो आराम से रहो। हमारे किसी भी जीव जंतुओं को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और हम भी तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे जीवन की व्यवस्था बिल्कुल सरल बनाकर रखेंगे। बस हमारे सभी जंगल के नियमों को तुम्हें मानना होगा। तब मगरमच्छ कहता है, ठीक है शेर खान। शेर खान अपने सभी जंगल के जानवरों, पक्षियों और पेड़ों से उस मगरमच्छ को रूबरू कराता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि चलो, इस नदी में भी कोई तो आया रहने के लिए। एक दिन सभी जानवर रात को सैर कर रहे थे, तो बंदर देखता है कि हमारा एक प्यारा सा खरगोश गायब है, जिसे सभी पक्षी और पशु मिलकर पूरे जंगल में ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी खरगोश नहीं मिलता। तब भालू कहता है, भाई, न जाने कहाँ खरगोश गायब हो गया। चलो चलो, शेर खां को इसकी खबर देते हैं। सभी मिलकर शेर के पास पहुंचे। शेर ने कहा, ठीक है, हम अपने खरगोश को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। पूरा जंगल खंगालने के बाद भी जब खरगोश नहीं मिलता, तब शेर खान कहता है कि खरगोश थोड़ा चतुर है, न जाने कहीं जंगल को तो छोड़कर नहीं चला गया। कोई बात नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीते। धीरे धीरे एक एक जानवर जंगल से गायब होने लगे। जब जंगल में जानवर गायब होने लगे तो शेर खान चिंतित हुए। एक दिन रात के समय शेर खान नदी किनारे आए। उन्होंने बंदर से कहा, बंदर, क्या तुम भी नदी किनारे इसी पेड़ पर रहोगे? तब बंदर ने कहा, हाँ सरकार, आज तो मैं भी नदी किनारे ही रहूंगा। जंगल में मेरा थोड़ा दम घुट रहा है। शेर खान कहता है, ठीक है। वे आपस में दोनों बातें करते करते सो गए। तभी नदी से मगरमच्छ निकला और रूप बदलकर एक सियार का शेर के पास पहुंचा। बंदर सब देख रहा था। बंदर ने देखा कि मगरमच्छ ने वेश बदल लिया। ऐसा देखकर बंदर चुपचाप सब देखने लगा। तब सियार शेर के पास पहुंचा और शेर खान से बोला, शेर खान, शेर खान। शेर जागा, बोला, तुम कौन हो? सियार बोला, शेर खान, तुम मुझे खा लो। मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ। तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारा पेट भर सके और मुझे इस कठिनाई भरी जिंदगी से मुक्ति मिल सके। शेर खान कहने लगा कि मैं बिना शिकार किए अपना भोजन नहीं करता, और जैसे तुम मेरे सामने आए ऐसे तो मैं किसी निर्दोष पशु को खाता ही नहीं। शेर खान से सियार बड़ा ही प्रार्थना करने लगा और बोला, नहीं, तुम मुझे खा लो। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ और मैं जीना नहीं चाहता। शेर खान भी मनी मन सोचने लगा कि जब यह दुखी है और अपने आप को खुद ही मरवाना चाहता है तो क्यों ना मैं इसे खा लूं। तब सियार कहता है, शेर खान, पहले तुम इस नदी में नहा लो। स्नान कर कर तुम मुझे खाओगे ना
तो तुम्हारे शरीर के साथ साथ मन भी शांत होगा। उस सियार की बात अच्छी लगी। शेर सोचने लगा कि चलो भाई, क्यों ना पहले स्नान किया जाए। जैसे ही शेर खान नदी की ओर मुड़े तो पीछे से सियार शेर पर हमला करने लगा। जैसे ही वो हमला करने वाला था तभी बंदर शेर को बोलता है, शेर खान सावधान। शेर जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो देखता क्या है कि सियार उस पर हमला करने वाला था। तब बंदर शेर खां को सारी बात बताता है। तभी सियार कभी मगरमच्छ तो कभी सियार बन जाता। तब शेर खान कहता है कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब सियार शेर को सारी बात बताता है कि वो किस तरीके से मगरमच्छ से सियार और सियार से मगरमच्छ बन जाता है। तब बताता है सियार कि मुझे एक बार नदी में नहाते हुए ब्रह्मन ने अभिशाप दिया था कि मैं जिस भी जानवर पर हमला करूंगा, अगर वो मुझे तहे दिल से माफ कर दे तो मैं इस अभिशाप से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैं रात दिन में मगरमच्छ और रात को सियार बन जाता हूँ, जो दिन में पूरा दिन पानी में और रात में घने जंगलों में भटकता है। मुझे अपने इस अभिशाप से मुक्ति चाहिए शेर खान। शेर खान भी उसे तहे दिल से माफ कर देता है और कहता है कि गलत काम का नतीजा गलत होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम इस जंगल में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम ही ने हमारे इस जंगल के आधे से ज्यादा जानवरों को खा लिया, जिसकी वजह से हमारे जंगल को बड़ा नुकसान हुआ। मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हें सौंपता हूँ, लेकिन तुम इस जंगल से चले जाओ। ऐसा सुनकर मगरमच्छ कहता है, ठीक है शेर खान, मैं तो अपने इस अभिशाप से मुक्त होने आया था, मुक्त हो गया, मैं चला जाता हूँ। पर मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाता हूँ कि तुम्हारा जंगल हमेशा पशु पक्षी और पेड़ फलों से फले फूलते रहें और तुम्हारा राज ऐसे ही चलता रहे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना, बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। एक बार की बात है, गर्मियों की तेज चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते वह दूर जंगलों में पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसे प्यास बहुत तेज लगी थी। और अब कौवे को लगने लगा कि उसकी हालत खराब होने लगी है और अब उसकी मौत नजदीक है। वो डर गया और तेजी से उड़ा और दूर दूर तक वो नजर मारने लगा कि कहीं तो उसे पानी नजर आए। एक खूबसूरत जंगल में पहुंचते ही उसे एक पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच जा सके और कौवा पानी पी सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसका गला मारे प्यास के सूख रहा था और वह बड़ा व्याकुल था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और वो कंकड़ पत्थरों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे
तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ सका। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने भी जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। तो मिलते हैं हम बच्चों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें आप जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार की बात है, गर्मियों की तेज चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते वह दूर जंगलों में पहुंच गया, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसे प्यास बहुत तेज लगी थी और अब कौवे को लगने लगा कि उसकी हालत खराब होने लगी है और अब उसकी मौत नजदीक है। वो डर गया और तेजी से उड़ा और दूर दूर तक वो नजर मारने लगा कि कहीं तो उसे पानी नजर आए। एक खूबसूरत जंगल में पहुंचते ही उसे एक पेड़ के नीचे एक घड़ा दिखाई दिया। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच जा सके और कौवा पानी पी सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसका गला मारे प्यास के सूख रहा था और वह बड़ा व्याकुल था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और वो कंकड़ पत्थरों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ सका। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आया तो कौवे ने भी जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। तो मिलते हैं हम बच्चों आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें आप जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।